अच्छा बेटा, ये मई जून 2022 वाला पेपर कर रहे हैं, हमारा वेरिएंट है, इसको जरा देखें। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड? बेटा, फ्री गुड वो गुड होता है जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। डिफेंस हमारे पास पब्लिक गुड होता है, फ्री गुड नहीं होता। एजुकेशन भी पब्लिक वो होती है, लिमिटेड इन क्वांटिटी होती है। हेल्थ सर्विस लिमिटेड होता है। सनशाइन हर बंदे के लिए अवेलेबल होता है। A student has nothing to do on a Friday evening. She withdraws $5 from the $100 she has in a saving account and buys a present to take to a party to which admission is free. बोलता है कि एक लड़की है, वो एक लड़की है, एक स्टूडेंट है, सॉरी, एक स्टूडेंट है जो कि $100 महीने दिन का सेव करता है या जितने भी करता है। $100 में से उसने $5 अपने निकाल लिए। सही है। किसके लिए? एक प्रेजेंट खरीदना था उसने। वॉट डज दिस इन्वॉल्व? एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू $95। भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस बात की? वो तो आपका सीधा सीधा सेव हो रहा है ना यार। तो आपको किस बात की यार अपॉर्चुनिटी? माँ मतलब पकड़ मुझे क्लास थी, थंबनेल माइक बंद इम्पोर्टेंट करें है। बेटा अपना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, सीधा सीधा नहीं होगी क्योंकि आप उसको सेव कर रहे हैं, तो इसमें एज सच कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू अदर गुड्स शी कुड हैव बॉट फॉर $5। हाँ, ये हो सकता है कि यार अगर वो $5 का प्रेजेंट ना खरीदती तो वो अपने लिए क्या पता चॉकलेट ले लेता, जो भी स्टूडेंट था, या अपने लिए कोई टी शर्ट वगैरह ले लेता या कुछ भी ले लेता। सही है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हो सकता है। नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज एंट्रेंस टू द पार्टी इज फ्री, गलत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट $5 तो आपने गिफ्ट ले लिया ना। नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज शी हैड नो बेटर वे ऑफ यूजिंग द टाइम, ये भी गलत है, तो आंसर आपके पास भी है। Diagram shows two production possibility curves for a country. What might cause a shift? What might cause a shift from point K to point L in the country's production? बोलता है कि K से लेके आप L तक कैसे आ सकते हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए शिफ्ट क्रिएट करेगी। बेटा पहली बात तो आप यहाँ पे गौर से देखो, आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपको पोटेंशियल इंक्रीज वाली बातें देखनी है। अ चेंज इन व्हाट कंज्यूमर वांट्स टू बाय, तो बेटा अगर चेंज होता भी तो वो एक ही इंडिफरेंस स्क्वायर पे मूवमेंट आ रहा होता ना, मैं यहाँ पे आ जाता फॉर एग्जाम्पल। ये गलत पॉइंट। रिसेशन, बेटा रिसेशन से आपका पीपीसी पीछे की तरफ आता है जबकि हमारा पीपीसी आगे की तरफ जा रहा है। मोर इन्वेस्टमेंट, इससे आपका पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है। द यूज ऑफ प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को यूज करने का मतलब है कि आपका एक्चुअल आगे जा रहा है, आपके पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आता। Which relationship would be studied by an economist specializing in macroeconomics? बेटा macroeconomics के अंदर आपको पूरी इकोनॉमी का देखना होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप लोगों को मैंने मैक्रो के अंदर करवाया हुआ है, आगे देखो। रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये माइक्रो का है क्योंकि हम इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांड, ये भी माइक्रो का है। रिलेशनशिप बिटवीन वेज ऑफ वर्कर एंड डिमांड फॉर लेबर, ये भी क्या है? माइक्रो। हमें मैक्रो देखना था। In recent years, the government has started to make more use of the free market system. Free market यानी कि हमारे पास अब गवर्नमेंट नहीं होगी इसके अंदर। However, they are doing it very slowly to avoid the disadvantages that a free market system might bring. बोलता है कि हम फ्री मार्केट की तरफ जा रहे हैं लेकिन हम लोग बहुत आराम से जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं ऐसे कि सुबह कल के कल ही हमने फ्री मार्केट कर दिया। इजी होके जा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे। What is a possible disadvantage of the free market system? बेटा मेरी बात सुनो, पहले आपके पास लिखा हुआ है डिक्रीज्ड इंसेंटिव टू वर्क। देखो फ्री मार्केट वाला बंदा ना, फ्री मार्केट वाला बंदा जिसको जॉब देता है वो स्पेशलिस्ट बंदे हायर करता है। फ्री मार्केट वाला बंदा स्पेशलिस्ट वर्कर हायर करता है। तो फिर जाहिर सी बात है बेटा, स्पेशलिस्ट वाले मुंह भी तो फाड़ेंगे ना, पैसे लेंगे ज्यादा। अब मुझे अगर कोई स्कूल बुलाता है कि सर प्लीज हमारे पास आके इकोनॉमिक्स पढ़ा दे, तो मैं जाके अपना मुंह फाड़ूंगा, जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि मेरी कमांड है इस सब्जेक्ट के अंदर। अगर कोई नया बच्चा मार्केट के अंदर आ रहा है, नया टीचर आ रहा है और उसको कोई स्कूल बुलाए तो वो कम पैसे बोल लेगा, लेकिन मैं तो ज्यादा पैसे बोलूंगा ना, मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो वो बोलता है कि क्या आपको डिक्रीज होगा इंसेंटिव के अंदर? गलत, आपका इंसेंटिव राइज हो जाएगा। डिक्रीज्ड इंसेंटिव या लेस इंसेंटिव पब्लिक वाली के अंदर होता है, प्राइवेट वाली में नहीं होता। डिक्रीज लेवल ऑफ पोल्यूशन, फ्री मार्केट में पोल्यूशन होती है भाई, आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो पोल्यूशन भी होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी,
ये बेटा A2 इकोनॉमिक्स में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइवेट वाला कभी भी एफिशिएंट नहीं होता। इंक्रीज इन इक्वालिटी ऑफ इनकम, रिच और पुअर का गैप, रिच और पुअर का जो गैप है वो बेटा बढ़ता रहेगा। ये आपके पास कहानी चलेगी। व्हाट विल कॉज द डिमांड कर फॉर अ गुड टू शिफ्ट टू द राइट, यानी कि इंक्रीज करना है हमें, क्या होगा ऐसा? अ डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, बेटा इससे हमारा डिमांड कर पीछे की तरफ आएगा। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशनशिप बताया हुआ है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्राइस ऑफ कार ले लूँ और डिमांड ऑफ पेट्रोल ले लूँ, बेटा अगर कार की प्राइस अपने पास कम होगी तो लोग गाड़ी ज्यादा परचेज करेंगे, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भी तो लेंगे ना, तो पेट्रोल की डिमांड राइज हो जाएगी। रिलेशनशिप कैसा होता है? नेगेटिव। तो एक गुड की प्राइस कम हुई है तो कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जो गुड है उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हो सकता है पॉसिबल आंसर। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, बेटा अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कम हो रही है तो हम तो उसकी तरफ जाएंगे ना, कोई हमारे पास क्यों आएगा? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, इससे आपके पास मूवमेंट आती है, शिफ्ट नहीं आता। इन द डायग्राम विच डिमांड कर्व हैज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये तो बेटा बिल्कुल सीधा सीधा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है ना। द टेबल shows demand and supply schedule for rice. The current price is $2 per kilo. What will happen if the price is reduced to $1 per kilo? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जब प्राइस आपके पास $2 थी तो आपके पास डिमांड जो थी वो 10 की आ रही थी, सप्लाई आपके पास 25 की आ रही थी। डिमांड आपके पास 10 की थी, सप्लाई आपके पास 25 की थी, यानी कि आपकी सप्लाई इज ग्रेटर देन आपकी डिमांड। यहाँ पे आपके पास 15 का सरप्लस आ रहा था, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम था, 15 का आपके पास सरप्लस आ रहा था। अब उसने प्राइस क्या कर दी है? अब उसने प्राइस कर दी है आपके पास ये देखो, अब उसने प्राइस कर दी है ये। जब उसने ये प्राइस की है तो आपके पास डिमांड 30 की है और सप्लाई आपके पास 15 की है, यानी कि मार्केट में 15 से क्या आ रही है? शॉर्टेज। तो आप सरप्लस से किस तरफ जा रहे हो? आप सरप्लस से शॉर्टेज की तरफ जा रहे हो। सही है, सी आंसर है इसका हमारे पास। द मार्केट विल मूव फ्रॉम सरप्लस टू शॉर्टेज। आगे आए। The diagram shows fixed cost, variable cost, total cost of a firm at point S. Which distance represents the firm's variable cost? भाई variable cost आपके पास क्या होगी? देखिए, total cost is equals to fixed cost plus variable cost. अगर आपको variable cost निकालनी है तो variable cost के लिए total cost में से fixed cost माइनस कर दो सीधा सीधा। जब आप total cost में से fixed cost को माइनस कर देंगे तो आपके पास कौन सा एरिया बन रहा है? आपके पास जी ये वाला एरिया बन रहा है वेरिएबल कॉस्ट का। सही है, क्यू से लेके एस तक। समझे बात को? आगे आओ। व्हाट कुड कॉज प्रॉफिट टू बी हाई इन अ मोनोपोली मार्केट, आपका प्रॉफिट क्यों हाई हो सकता है इन अ मोनोपोली मार्केट? तो आप यहाँ से देखें कि बैरियर टू एंट्री, हाँ अगर बैरियर टू एंट्री है, मार्केट में नए बच्चे नहीं आ सकते तो मार्केट में सप्लाई आपके पास कम होगी, जिसकी वजह से आपका प्राइस बढ़ेगा और आपके प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं। तो पॉसिबल आंसर है। इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है बेटा आपकी कॉस्ट राइज हो रही है और आपका प्रॉफिट जो है वो फिर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ना। इलास्टिक डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, मोनोपोली के अंदर डिमांड इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक होती है? इन इलास्टिक होती है, इलास्टिक नहीं होती। हाई नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, बेटा मोनोपोली के लो सब्सटीट्यूट्स होते हैं। तो आंसर आपके पास विच फर्म इज मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल फर्म इन द टर्शियरी सेक्टर, इन चारों में से स्मॉल फर्म कौन होता है भाई टर्शियरी सेक्टर के अंदर? बेटा पहली बात, फार्म प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, टर्शियरी का नहीं है। सही है। हेयर ड्रेसर आ गया, स्टील वर्क ये आपके पास सेकेंडरी का काम है भाई। सुपरमार्केट ये आपके पास टर्शरी वाला है, लेकिन सुपरमार्केट ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू हेयर ड्रेसर। उसने बोला कि सबसे स्मॉल कौन सा है इनमें से, तो हेयर ड्रेसर आपके पास सबसे स्मॉल है। Germany is considered a capital intensive economy while Indonesia is considered a labor intensive economy. What does this mean about economies of Germany and Indonesia? बेटा जर्मनी अगर कैपिटल इंटेंसिव है यानी कि ये एडवांस्ड है, ये डेवलप्ड है, और इंडोनेशिया भी क्या है? डेवलपिंग है, क्योंकि ये ज्यादातर लेबर को यूज करता है। मतलब डेवलप्ड भी हो सकता है डेवलप्ड है, लेकिन
हम लोग जो अगर लेबर इंटेंसिव है ज्यादा तो फिर हम लोग उसको यही बोलेंगे कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी। कैपिटल इज रिलेटिवली चीपर देन लेबर इन जर्मनी वाइल लेबर इज रिलेटिवली चीपर देन कैपिटल इन इंडोनेशिया। कहता है कि भाई जर्मनी में कैपिटल सस्ता है और इंडोनेशिया में लेबर सस्ता है, इसीलिए दोनों इसको यूज करते हैं। तो हो सकता है, पॉसिबल आंसर है। आगे देखते हैं। जर्मनी हैज मेनी प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स व्हाइल इंडोनेशिया हैज मेनी टर्शियरी सेक्टर वर्कर्स। भाई मेरी बात सुनो, जर्मनी एक कैपिटल इंटेंसिव मुल्क है और वो कहता है कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर वर्कर ज्यादा हैं। तो भाई भले प्राइमरी सेक्टर वर्कर हैं, वर्कर तो है ना, है तो वो वर्कर ही। वो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल कैपिटल इंटेंसिव है, तो ओवरऑल तो फिर ये बात गलत प्रूव हो गई। सही है। इंडोनेशिया हैज अ हायर ग्रोथ इन इट्स पॉपुलेशन साइज देन जर्मनी। तो भाई अगर इंडोनेशिया के अंदर ज्यादा बढ़ रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या लेबर ही बनते रहेंगे सारे, आप मशीन नहीं लेके आ सकते क्या? तो इसका मतलब है जर्मनी में तो लोग ही नहीं है, वो सिर्फ मशीन पे ही जिंदा रह रहे हैं। रिलेटिवली मोर लो कॉस्ट ऑफ लेबर अवेलेबल इन जर्मनी। अगर बेटा जर्मनी में लो कॉस्ट ऑफ लेबर होता तो वो मशीन की तरफ नहीं जाता, जबकि वो मशीन की तरफ बैठा हुआ। सही है, तो आंसर आपके पास 12 का ए बनता है। A bank continues to operate loss making branches, which objective is the bank trying to achieve? बोलता है कि भाई हमको लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी हम लोग काम करते जा रहे हैं, तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? फी सबीलिल्लाह। भाई फी सबीलिल्लाह काम कर रहा हूँ तभी नुकसान में भी पैसे काम कर रहा हूँ। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ग्रोथ होता या एफिशिएंसी होता या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता, मैं तो कब तक अपना धंधा बंद कर चुका होता भाई। मैं फी सबीलिल्लाह काम कर रहा हूँ। The table shows how three people X, Y and Z spend their income. सही है। व्हाट इज लाइकली ऑर्डर ऑफ इनकम फ्रॉम लोवेस्ट इनकम टू हाईएस्ट इनकम फॉर दीज थ्री पीपल? हाईएस्ट टू लोवेस्ट की तरफ आपने जाना है, नहीं सॉरी, लोवेस्ट टू हाईएस्ट की तरफ आपने जाना है, सॉरी, लोवेस्ट टू हाईएस्ट की तरफ आपने जाना है। बेटा सबसे पहले ना आप पता है क्या देखोगे, आपने अगर गरीब बंदा देखना है, गरीब बंदा वो होता है जो मेजोरिटी ऑफ इनकम लगाता है नेसेसिटी के ऊपर। जैसे कि ये हमारे पास मेजोरिटी ऑफ इनकम है, तो गरीब बंदा इनमें से कौन होगा जो मेजोरिटी ऑफ इनकम किस पे लगा देता है नेसेसिटी के ऊपर। सबसे ज्यादा कौन नेसेसिटी पे लगा रहा है? जी। तो आंसर आपका स्टार्ट जी से होगा और आंसर सी या डी में से कोई एक है। ठीक है, अब आगे आओ। फिर आपने देखना है एंटरटेनमेंट, लेजर और ये सारी चीजें। तो भाई यहाँ पे देखो, अच्छा उस पे भी अगर ना जाओ आप, उससे भी कंपेयर कर लो, फूड क्लोथिंग में देख लो। सबसे ज्यादा ये लगाता है, उसके बाद ये लगाता है, फिर ये लगाता है, यानी कि ये गरीब, ठीक है, ये थोड़ा सा अमीर, थोड़ा सा रिच, और ये फिल्दी रिच। सही है, बहुत ज्यादा रिच। तो भाई हमारे पास किस तरह चल रहा है? जेड, एक्स और वाई। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? इसको आप और भी तरीकों से देख सकते हो। लग्जरी पे देखो सबसे ज्यादा कौन स्पेंडिंग कर रहा है? वाई। सबसे अमीर कौन हुआ? वाई। सबसे रिच हुआ वाई। उसके बाद एक्स, तो उसके बाद क्या होगा? हल्का एक्स आ गया, और फिर कौन आ रहा है? जी। ये अपने पास पुअर आ गया। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। Which activity is correctly linked to the organization that provides it? Central bank regulates the rate of inflation. सही है जी। सेंट्रल बैंक सेट डायरेक्ट टैक्सेस, बेटा डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है। कमर्शियल बैंक मैनेज गवर्नमेंट फाइनेंशियल अकाउंट, बेटा ये सेंट्रल बैंक का काम है। कमर्शियल बैंक सेफ गार्ड द कंट्रीज फॉरेन रिजर्व, ये भी सेंट्रल बैंक का काम है। तो ये हमारे पास पहला वाला जो है वो हमारे पास आ चुका है। कैलकुलेट करना, इन्फ्लेशन को देखना, ये सब सेंट्रल बैंक देखते हैं। द चार्ट शोज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन अ ईयर। व्हाट वाज द टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड? भाई पब्लिक गुड आपके पास क्या क्या आ रहा है इसके अंदर? आपके पास डिफेंस आ रहा है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, एजुकेशन प्राइवेट पब्लिक दोनों देते हैं, हेल्थ केयर प्राइवेट पब्लिक दोनों देते हैं, सोशल वेलफेयर प्राइवेट पब्लिक दोनों देते हैं। हमें देखना है कि सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक गुड होता है, तो इन दोनों को ऐड कर लो। 5050 प्लस 2390, तो आपके पास क्या आंसर बन जाएगा? 7440 मिलियन। पढ़े जी। अ गवर्नमेंट levies a specific tax on the supply of cigarettes. At the same time, it starts a campaign to explain the health risk of smoking cigarette. बोलता है एक तो स्पेसिफिक टैक्स लगा दिया, उससे क्या होगा? आपकी सप्लाई कम होगी। फिर बोलता है कि हमने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई जिससे हमें पता चले कि यार सिगरेट जो है वो
सेहत के लिए खराब है और उसे पीना नहीं चाहिए, तो उससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो भाई आपके पास सप्लाई भी कम हो रही है और आपके पास डिमांड भी कम हो रही है। तो आप देख लो ऐसा किधर हो रहा है आपके पास, ऐसा आपके पास सी के अंदर हो रहा है। सप्लाई भी कम हो रही है और डिमांड भी कम हो रही है। अ गवर्नमेंट विशेष, एक सेकंड, A government wishes to pursue an expansionary monetary policy. What should it do? भाई हमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उससे आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो आप इंटरेस्ट रेट को कम कर। A government introduces a series of economic measures. What is a supply side policy measure? सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर इनमें से क्या है जी, बिल्डिंग मोर अफोर्डेबल होम्स टू इंप्रूव लेबर मोबिलिटी। देखो इससे आपका लेबर मोबिल हो रहा है, आपके पास एग्रीगेट सप्लाई राइज होगी, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। कंट्रोलिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, ये बेटा फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, सप्लाई साइड का पार्ट नहीं है। लोअरिंग इंटरेस्ट रेट टू इनकरेज परचेज ऑफ एक्सपेंसिव गुड्स, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, सप्लाई साइड का नहीं है। रेजिंग पेंशन टू हेल्प रिटायर्ड पीपल पे देयर फ्यूल बिल्स, ये भी फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का पार्ट। व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बेटा आपके पास तब आती है जब आपका जीडीपी पर कैपिटा राइज होता है। सही है, जीडीपी पर कैपिटा राइज होता है। अ फॉल इन लेबर प्रोडक्टिविटी, इससे बेटा आपका खराब होगा। एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, आपके पास औकात बढ़ रही है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। एन इंक्रीज इन सीपीआई, सीपीआई का मतलब होता है प्राइस लेवल बढ़ना। एन इकोनॉमी एंटर्स अ पीरियड ऑफ रिसेशन, इससे भी आपका जीडीपी फॉल होता है, तो क्या आंसर है आपके पास, बी। The retail trade in a country has unemployed workers in one region and job vacancies in the other region. What could explain this? बोलता है एक रीजन के अंदर आपके पास अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं और दूसरे रीजन के अंदर आपके पास वैकेंसीज खुली हुई हैं, तो ये क्या हो रहा है। ए बोलता है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग वर्कर्स आर लोअर व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। बोलता है कि भाई जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हो रही होती है ना मुल्क के अंदर, तो वर्कर को एम्प्लॉय करने की जो कॉस्ट है, सही है, वो कम हो जाती है। देखो यहाँ पे जो कॉस्ट हमारे पास है ना वो है वेजेस के हिसाब से, और जो हमारे पास समझ लें कि एडवर्टाइजिंग हम लोग कर रहे होते हैं जब हमें वर्कर हायर करना होता है, और जो प्रोसेस होता है हमारा हायरिंग का, उसकी बात हो रही है। तो कहता है कि भाई ये कॉस्ट जो है ना ये हमारे पास कम हो जाएंगी जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो भाई एक बात बताओ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो भी रही है भले मुल्क के अंदर, जो एक्सपीरियंस बंदा है वो तो ज्यादा पैसे ही लेगा ना। क्या जो आप एडवर्टाइजिंग वगैरह करवा रहे हो इन ऑर्डर टू हायर पीपल, वो तो आपकी उतनी ही रहेगी, तो कॉस्ट पे ऐसा इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। इट इज मोर एक्सपेंसिव टू लिव इन द एरिया वेयर द रिटेल जॉब्स आर अवेलेबल। बोलता है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी रिटेल जॉब्स अवेलेबल हैं, रहना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है एज कंपेयर टू जो हमारे पास है वो वाला एरिया जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। सी बोलता है रिटेलिंग डिमांड्स द सेम स्किल्स एवरीवेयर। बेटा सेम स्किल्स तो नहीं होती ना रिटेल के अंदर, अगर आप रिटेल में काम कर रहे हैं, बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो रिटेल का काम कर रहे होते हैं। तो जब वो रिटेल का काम कर रहे होते हैं, अब मैं रेस्टोरेंट की बात करूं, वो भी आपको सर्विस दे रहा है, कपड़ों की दुकान की बात करूं वो भी रिटेलिंग का काम कर रहा है, आपको मैं नाहिद की बात करूं वो भी रिटेल का काम कर रहा है, तो स्किल्स तो डिफरेंट है ना, हर जगह पे सेम स्किल्स तो नहीं चलते। द ज्योग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर हैज इंक्रीज। बोलता है भाई कि हमारे पास, ये बोलता है भाई कि ज्योग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ वर्कर हैज इंक्रीज, तो भाई उससे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, उससे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए ओवरऑल, सिर्फ एक रीजन का तो नहीं है ना मामला। तो हमारे पास ये ओवरऑल कम होनी चाहिए। सही है, एक सेकंड यार।
हाँ जी। तो भाई कहता है कि यार हमारे पास जो है डी के अंदर की ज्योग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर हैज इंक्रीज। अगर ज्योग्राफिकल मोबिलिटी बेटा आपकी बढ़ेगी तो एक रीजन नहीं, दो जो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वो बोलता है 21 के अंदर कि यार इट इज मोर एक्सपेंसिव टू लिव इन द एरिया वेयर द रिटेल जॉब्स आर अवेलेबल। अब यहाँ पे पता है क्या सीन हो रहा है, ये दो इलाके, ठीक है, दो इलाके। यहाँ पे मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे पीपल, लोग रह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जॉब वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, जॉब वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। अब जॉब वैकेंसी तभी होगी ना जब उनको फिल करने के लिए कोई बंदा नहीं है, यानी कि यहाँ पे पीपल कम है। यहाँ पे लोग रहते हैं, कम लोग रहते हैं, इसका मतलब ही यही है कि भाई यहाँ पे क्या पता महंगाई हो, इस रीजन में महंगाई हो, तभी लोग वहां से उठ के किधर आ गए, इस जगह पे आ गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जॉब वैकेंसीज खुली पड़ी हैं, यहाँ पर लोगों को जॉब नहीं मिल रही, सस्ते के चक्कर के अंदर, सस्ते इलाके के चक्कर में। तो ये एक इसका पॉसिबल रीजन हो सकता है। A country wishes to reduce the level of inflation. Which combination of policy measure will be most successful? उसे इन्फ्लेशन कम करवाना है तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज एक्सचेंज रेट। बेटा इससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपका एडी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इससे आपके मुल्क में इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी। हमें इन्फ्लेशन को कम करवाना है। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, ये भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, इससे भी आपका एग्रीगेट डिमांड राइज होता है। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, एग्रीगेट डिमांड राइज होता है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो आंसर आपके पास डी इसका आ जाएगा। A government wants to reduce both its budget deficit and the amount of poverty in its country. बोलते हैं हमें डेफिसिट भी कम करवाना है और हमें जो है वो गुर्बत भी कम करवानी है। डेफिसिट किस तरह कम हो सकता है कि वो टैक्सेस को बढ़ा दे या फिर अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दे, और गुर्बत भी कम करवानी है। विच फिस्कल पॉलिसी मेजर इज मोस्ट लाइकली टू अचीव बोथ ऑफ दीज एम? तो पहला आपसे कहता है डिक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। बेटा जब वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस के रेट कम कर देगा ना, तो उससे क्या होगा, इसका टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। जब इसका टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा तो यार डेफिसिट तो फॉल नहीं होगा ना, डेफिसिट तो और ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर। भाई वेलफेयर पे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगा, हमें तो कम गुर्बत करवानी है ना, पॉवर्टी कम करवानी है। अगर वो कम कर देगा तो उससे फायदा क्या होगा, गुर्बत तो कम नहीं होगी। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, अगर वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ाएगा तो उससे टैक्स रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो गरीबों के ऊपर स्पेंडिंग कर सकता है आगे जाके, तो ये आपके पास पॉसिबल आंसर हो सकता है। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर बेनिफिट। बेटा अगर ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगा ना वेलफेयर के ऊपर, उससे गुर्बत तो कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन डेफिसिट और ज्यादा राइज हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या है इसके अंदर, सी। Which component in addition to GDP per head are included in the HDI? GDP के जो चीजें हैं वो GDP और HDI के अंदर क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई हुई होती है भाई? यहाँ पे देखें, एवरेज अर्निंग एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। भाई देखें, ये दोनों में होता है, सही है, इसका दोनों से ही काम नहीं है कोई भी। साइज ऑफ पॉपुलेशन और एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन पिरामिड होता है जो मैंने आप लोगों को अलग से बताया हुआ है। तो अपने पास क्या बचा, और खुद देख भी लेना नोट्स के अंदर। तो मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्कूल ईयर्स और आपका जो है खाना पीना, ये सब HDI के अंदर एडेड होता है। What is likely to cause an immediate decrease in the size of labor force? एकदम से लेबर फोर्स किस तरीके से गिर सकता है भाई? अ फॉल इन द एवरेज साइज ऑफ फैमिलीज। भाई वो तो एकदम तो नहीं होता ना, अब मैं बच्चे मार दूं क्या अपने, एकदम से नहीं होती वो चीज, टाइम लगता है उसके अंदर। अ फॉल इन बर्थ रेट, बर्थ रेट के अंदर भी टाइम लगता है, टाइम लैग वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसने इमीडिएट मांगा हुआ है। अ रिडक्शन इन द एज ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि पहले आप 65 साल की उम्र में रिटायर होते थे, अब आप 50 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाओगे। वो तो एक दिन की पॉलिसी है ना, जितने 50 वाले बाबे हैं सब रिटायर हो जाएंगे। पॉसिबल आंसर है। एन इंक्रीज इन नेट इमिग्रेशन। बेटा आय वाला इमिग्रेशन है, आय वाले का मतलब इम्पोर्ट ऑफ वर्कर्स हो रही है, इम्पोर्ट ऑफ वर्कर हो रही है, तो उससे तो भाई आपके पास लेबर फोर्स बढ़ जाएगी, कम थोड़ी होगी।
The table shows some economic indicators which increase in the first indicator is most likely to lead to an increase in the second indicator. बोलता है कि भाई पहले ये राइज हो और उसकी वजह से ये भी राइज हो जाए। तो यहाँ पे देखें जरा, बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का मतलब क्या होता है? बजट सरप्लस का मतलब है कि आपके पास टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है। ठीक है, टैक्स इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो भाई आप सारे पैसे तो टैक्सेस की फॉर्म में देते जा रहे हो। जब आप सारे के सारे वो हैं, क्या कहते हैं, टैक्सेस की फॉर्म में अपनी इनकम देते जाओगे, जब आप सारे के सारे पैसे टैक्सेस की फॉर्म में देते जाओगे तो आप सेव कहाँ से करोगे भाई? तो आपका सेविंग तो वैसे ही गिर जाएगा। तो ये दोनों बढ़ाने हैं हमने। बी बोलता है कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बेटा मेरी बात सुनो, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। जबकि ये क्या बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ये भी गलत। इन्फ्लेशन से ट्रेड सरप्लस होगा। भाई इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस बढ़ना, प्राइस बढ़ने से आपके एक्सपोर्ट गिर जाते हैं और आपके इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, हमारे पास आता है डेफिसिट। इसमें क्या लिखा हुआ है, सरप्लस। प्रोडक्टिविटी, भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते हैं। कैसे, जरा यहाँ पे देखो, हमारे पास जब प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू होगी इसका मतलब है हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हुई। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हुआ। और जीडीपी बढ़ने से हमारा एसओएल भी तो बढ़ता है ना भाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो राइज होता है। द प्राइस ऑफ अ करेंसी इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज रिड्यूस्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड? भाई गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया है खुद, जानबूझ के। मैंने आपको क्या बोला था कि जब डेलिबरेटली गवर्नमेंट खुद कम करती है एक्सचेंज रेट को, उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। A government removed the quota on goods imported into the country, which is most likely result of this. गवर्नमेंट ने भाई कोटे को हटा दिया, गवर्नमेंट ने कोटे को हटा दिया। क्यों हटाया होगा गवर्नमेंट ने कोटे को? यहाँ पे आओ, गवर्नमेंट ने कोटे को क्यों हटाया होगा भाई, यहाँ पे जरा देखें। अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। भाई हमारे पास अगर डिक्रीज इन डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि लोग डोमेस्टिक वाले प्रोड्यूसर से नहीं परचेज कर रहे, वो बाहर से ही मंगवाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को कोटा हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से फिर हमारा इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा ना। अगर मैं कोटा लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑलरेडी बढ़ी हुई है, मैं इंक्रीज प्राइस के ऊपर इम्पोर्ट करूंगा, तो उससे तो भाई मेरा बीओटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डेफिसिट में चला जाएगा, तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अ डिक्रीज इन डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट, तो भाई डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का इंपोर्ट से क्या लेना देना है? अ डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, अब डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, भाई हमारे पास एक्सपोर्ट अगर कम हो रहा है तो एक्सपोर्ट के ऊपर पॉलिसी लगाओ ना, इंपोर्ट के कोटे क्यों हटा रहे हो? ये इंपोर्ट के लिए बात हो रही है। अ डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट आपका डिक्रीज हो रहा होता ना तो आप कोटा को रिमूव नहीं करते, क्योंकि उससे और डेफिसिट कम होगा और आप सरप्लस में जाना शुरू हो जाएंगे, तो आप उस तरह की पॉलिसी नहीं लेते। What is most likely to result from the reduction in the value of country's currency if there are no other changes in the economy? बोलता है कि भाई हमारे पास अगर वैल्यू ऑफ करेंसी गिर जाती है तो उससे हमारे पास क्या होगा, अगर कोई और चेंजेस नहीं होती। तो भाई जब वैल्यू ऑफ करेंसी गिरेगी, पहला क्या बोलता है, अ ट्रेड इन गुड सरप्लस विल फॉल। जब वैल्यू ऑफ करेंसी गिरेगी तो भाई उससे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स कम होगी, तो हमारा ट्रेड इन गुड कैसे फॉल होगा, बढ़ना चाहिए। एक्सपोर्ट प्राइस विल राइज, गलत, एक्सपोर्ट प्राइस फॉल होंगी। इंपोर्ट प्राइस विल राइज, क्योंकि अपनी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, अपनी करेंसी की जब वैल्यू गिरेगी तो इंपोर्टेड माल यानी कि गोरे का माल हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा और इंपोर्ट की प्राइस राइज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आंसर करेक्ट है। द इन्फ्लेशन रेट विल फॉल, गलत, क्योंकि जब आपके पास करेंसी की वैल्यू गिरती है आपके एक्सपोर्ट राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंपोर्ट फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो जाती है, ना कि फॉल होना। The government of low-income countries often allow foreign multinational company MNCs to mine minerals in their country. Which conflict between benefit and cost this cause in the low-income countries? बोलता है कि भाई हमारे पास ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि एमएनसीज की वजह से क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एमएनसीज बाहर से आती हैं हमारी कंट्रीज के अंदर और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है। बेनिफिट क्या हो सकता है आपके पास,
इम्प्रूव्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, और कॉस्ट आपके पास लिखी हुई है ट्रेनिंग बाय द एमएनसी। तो भाई एक बात बताओ, एमएनसी आपके मुल्क में पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों को ट्रेन कर रही है, तो ये पाकिस्तानियों के लिए कॉस्ट है क्या? वो तो बेनिफिट है उल्टा, वो तो उल्टा पाकिस्तानियों के लिए बेनिफिट है, तो उसको कॉस्ट में क्यों डाला हुआ? बेनिफिट क्या है? एमएनसी जब आएगी तो लोग हायर करेगी, आपके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, बिल्कुल। लॉस ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज, भाई आपके पास मिनरल्स एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं, जब लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर मैं सारे मिनरल्स निकाल लूंगा तो आपकी रिसोर्सेज तो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो ये कॉस्ट हो सकती है। इंक्रीज प्रॉफिट फॉर दी एमएनसी, अगर प्रॉफिट एमएनसी के लिए बढ़ रहा है तो उससे मेरे मुल्क को क्या फायदा, मुझे क्या बेनिफिट है? एफिशिएंट प्रोडक्शन, एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी तो उससे तो कॉस्ट कम होगी ना यार, इसको भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सही है, अच्छी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। और कॉस्ट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ आपके मुल्क में आ रही है, वो आपके लिए नुकसान है, बेवकूफों वाली बात कर रहा है। तो अपने पास सिर्फ कौन सा पॉइंट बच रहा है? बी। समझ में आ गया बेटा, ये आपका पूरा पेपर था जून 2022 वाला, ठीक है। चले जी, क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज।